बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 9th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम ALP के मुताबिक चलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्तहान के मुताबिक तैयारी कर सकें। तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो मैं चीज़ कोट करूँगा वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जिसके मुताबिक कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वह बग़ैर तहकीक के अपनी बात को आगे बढ़ा दे। अब आप सोचें कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट बात है। हमारे बहुत सारे मसाइल जो माशरती तौर पर हैं या दूसरे हैं या हमारे वो सबसे ज़्यादा जो हैं उसकी बड़ी वजह जो है वो यही बात है कि हम बग़ैर किसी तहकीक के बात को आगे बढ़ा देते हैं। तो इस सिलसिले में हम अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर के वाले से मैंने पहले बताया आपको कि ये चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 है और बायोलॉजी का क्लास 9th का। तो हमारी कोशिश है, मैंने पहले बताया कि हम ALP के मुताबिक चलेंगे ताकि हम इम्तहानात के मुताबिक अपनी कामयाबी को हासिल कर सकें। तो इस सिलसिले में जो एक मैंने टॉपिक छोड़ा है वो इंशाल्लाह हम बाद में कर लेंगे। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कुरानी लिहाज से, वैसे तो दीनी लिहाज से हमारे लिए अहम है, लेकिन साइंटिफिकली वो इतना अहम नहीं है, इसलिए उसका सवाल जो है बहुत कम आता है। एक सवाल आया था पिछली बार, तो वो हम इसको इंशाल्लाह ताला ज़रूर कंसीडर करेंगे। और इसके अलावा इसमें एक और अहम बात यह है कि इंशाल्लाह ताला हम अपने नोट्स जो हैं वो ज़रूर डालेंगे ताकि आप नोट्स भी से भी इस्तिफ़ादा हासिल करें। ये एक और जो प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रहा है कि मोबाइल के ऊपर कुछ दोस्तों ने कहा है, स्टूडेंट्स ने कहा है कि मोबाइल पे ज़रा ये बोर्ड जो है ये वाज़ेह नहीं है। तो इस सिलसिले में अगर आप मोबाइल पे देखेंगे तो थोड़ा सा अगर आप इसको जूम कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये सारा बोर्ड नज़र आएगा, क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको लैपटॉप पे देखते हैं या आप इसको किसी कंप्यूटर पे इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला जो इसमें है, आज हम पढ़ेंगे द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है कि ज़िंदगी एक तरतीब पाती है और उस तरतीब के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है कि सेल है। सेल, हमने आज तक यही पढ़ा है कि सेल से ज़िंदगी शुरू होती है, लेकिन जब हम डीपली मुतालिया करते हैं, स्टडी करते हैं बायोलॉजी को, और तो देखते हैं कि सेल से नीचे भी चीज़ें हैं और वह बड़ी अहम हैं जो सेल को बनाती हैं। तो हम उन चीज़ों को आप पढ़ेंगे कि किस तरह से ज़िंदगी तरतीब पाती है। तो इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो इसमें आपको पता है कि एटम क्या होता है, उससे पहले हम देखेंगे कि ऑल टाइप्स ऑफ मैटर मेड अप ऑफ एलिमेंट। जो मादा है वो किस चीज़ का बना होता है? एलिमेंट्स का बना होता है। ऑल टाइप ऑफ मैटर, हर किस्म का मादा किस चीज़ का बना होता है? मेड ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का बना होता है। पहली बात आपको थोड़ा सा समझा दूं कि कुछ बच्चों को शायद ना समझो, मैटर क्या है। मैटर एक्चुअली सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, यानी उसमें मास होता है और दूसरी चीज़ जो उसमें होती है वो ऑक्यूपाई स्पेस करता है। तो इस सिलसिले में पहले आप फिज़िक्स में पढ़ चुके होंगे यकीनन इंशाल्लाह ताला, और इसके अलावा आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए इसको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अब आते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? ईच एलिमेंट कंटेन्स अ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स, यानी एक एलिमेंट जो होता है उसमें बिल्कुल एक तरह के एटम्स होते हैं। हर एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल एक ही काइंड के होते हैं, एक ही किस्म के होते हैं। इसके बाद एलिमेंट की एग्जांपल्स भी आपने पढ़ी हुई हैं,
एक जैसे कि चांदी है, सोना है, लोहा है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, आयरन, ठीक है। और इसमें तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं, ये तमाम एक एलिमेंट जो होता है उसमें तमाम एटम जो होते हैं वो एक ही किस्म के होते हैं, ठीक है। इसके बाद एटम क्या है? एटम एक्चुअली दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, आटम। आ का मतलब है नॉट और टर्म का मतलब है कट। तो पहले जो थ्योरीज थी उसके मुताबिक एटम एक ऐसी चीज़ थी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये पुरानी थ्योरीज थी। लेकिन बाद में इसके बाद हमने देखा कि ये थ्योरीज चेंज हो गई और एटम को हमने तोड़ा और उसके मुख्तलिफ ज़र्रात भी उसमें दरियाफ्त हुए। तो एटम क्या है? मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम में बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब का मतलब होता है छोटा, तो एटॉमिक पार्टिकल यानी छोटे पार्टिकल जो एटम से भी छोटे होंगे उनको हम कहेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसकी मिसाल आपने पढ़ी हुई है। वो कौन से पार्टिकल्स हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वो हैं पार्टिकल जो मोस्ट स्टेबल हैं। इसके अलावा भी हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। जो हमारा सिलेबस है उसके मुताबिक चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन ये मोस्ट स्टेबल पार्टिकल्स हैं। मोस्ट स्टेबल पार्टिकल जो हैं वो हैं, और इससे आप फेमिलियर भी हैं। आपने 6 में, 7 में, 8 में आप पढ़ चुके हैं इसके मुतालिक, और आप इससे काफ़ी हद तक फेमिलियर हैं। नेक्स्ट जो है नेचुरल एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स जो होते हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं उनकी तादाद जो है वो तकरीबन जो है वो 92 है। 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरली पाए जाते हैं। 92 एलिमेंट्स नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें से 16 एलिमेंट जो 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मेक द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, क्या बनाते हैं? जानदारों की बॉडी बनाते हैं। कितने हैं टोटल? 16, ठीक है। उसमें जो हमारी बॉडी बनती है तकरीबन 99% जो बॉडी हमारी बनती है उसमें से 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो 99% हमारे जिस्म का हिस्सा बनाते हैं। और उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। अब इसको याद करना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वन कैन हैव नाइस केक पीस। अब इसमें O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, Ca फॉर कैल्शियम और P फॉर पीस के लिए आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। एक सेंटेंस याद कर लें, इसमें क्या होगा? वन कैन हैव नाइस केक पीस। तो ये आपको तरतीब के साथ ये 6 एलिमेंट्स जो हैं वो याद हो जाएंगे जो हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 99%। सिर्फ 1% हैं जो 10 एलिमेंट हैं। वो कौन से हैं? पोटाशियम, K फॉर पोटाशियम होता है, S फॉर सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। ये 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ 1% हमारी बॉडी का बनाते हैं। तो ये बहुत कम मिकदार में इनकी हमें ज़रूरत होती है। ज़्यादा जो हमारी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं वो मैंने पहले आपको बताया है, वो 6 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद ये एक लेवल हमारा जो पूरा हो गया है, इसमें ज़्यादातर जो डेफिनेशंस आएंगी
आपको चांसेस है एलिमेंट की आ सकती है, अलहदा से एटम की आ सकती है, ठीक है, और बायो एलिमेंट्स की आ सकती है, और इसकी तादाद भी पूछी जा सकती है। और सम टाइम क्वेश्चन के अंदर इन 10 एलिमेंट्स और 16 एलिमेंट्स के मतलब भी पूछा जाता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर लेवल। नंबर 2 पर क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल। तो इसमें एक्चुअली तो ये हम चूँकि बायो के मतलब पढ़ रहे हैं तो इसलिए बायो एलिमेंट्स की बात हो रही है, लेकिन आम तौर पर यहाँ मॉलिक्यूल के मतलब भी पूछा जाता है क्वेश्चन, या डेफिनेशन भी आ जाती है कि अ मॉलिक्यूल क्या होता है, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। यानी मॉलिक्यूल क्या है? एक छोटे से छोटा हिस्सा है एक कंपाउंड का जिसमें उस कंपाउंड की ही तमाम प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, खुसूसियात पाई जाती हैं। रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना, यानी उसी कंपाउंड की, मिसाल के तौर पर वाटर है अगर, तो वाटर का कोई भी आप हिस्सा ले लें, कोई एक मॉलिक्यूल ले लें, उसमें H2O होगा और उसमें सारी की सारी खुसूसियात जो हैं उस सारे पानी में वो H2O के एक मॉलिक्यूल की जो खुसूसियात होंगी वही सारे मॉलिक्यूल्स की खुसूसियात होंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको बच्चों? तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन का मतलब कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन में हम इसकी दो अक़साम हैं। नंबर 1 के ऊपर है माइक्रो मॉलिक्यूल। कौन सा है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो के नाम से आपको जाहिर है कि माइक्रो का मतलब जो है वो क्या है कि माइक्रो जो है वो छोटे को कहते हैं। माइक्रो छोटे को कहते हैं, तो मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये वो मॉलिक्यूल हैं विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसकी मिसाल ग्लूकोज है और वाटर है, ये छोटे मॉलिक्यूल हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है बड़ा कम होता है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है मैक्रो। मैक्रो का मतलब ही बड़ा होता है। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो बड़े मॉलिक्यूल जो हैं वो मॉलिक्यूल हैं दोज मॉलिक्यूल विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा हम उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। इसकी मिसाल स्टार्च है, प्रोटीन है और लिपिड्स हैं। तो ये जैसे इसके मतलब तफसीलात इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ेंगे ये क्या हैं। तो इसके बाद तीसरा लेवल जो है वो है ऑर्गेनेली लेवल, सेल एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली सेल लेवल। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेली। ठीक है, ऑर्गेनेली क्या है? बायोमॉलिक्यूल असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे। जब बायोमॉलिक्यूल्स एक ख़ास तरीके से असेंबल हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेली। यही बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं, 16 हैं। इन 16 मॉलिक्यूल्स के मिलने से ही ऑर्गेनेली बनती है। ऑर्गेनेली है क्या? आप देखते हैं कि जैसे एक इंसान, अगर हम बड़े लेवल पर देखें आपको समझाने के लिए, इंसान है, हमारे अंदर हम देखते हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं। वो ऑर्गन्स क्या हैं? दिल है, जिगर है, ठीक है, मैदा है, ये सारे जो हैं क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। इनसे मिलकर हम बने हुए हैं, सिस्टम बने हैं, सिस्टम से फिर एक इंसान बना है। तो इसी तरह एक जो सेल होता है वो ऑर्गेनेली से बनता है। तो उसको कौन बनाता है? बायोमॉलिक्यूल्स और बायो एलिमेंट्स मिलकर ये ऑर्गेनेली बनाते हैं। इसकी मिसाल अगर आप लें तो ये सब, दूसरी बात ये होती है कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर यानी सेल से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ये। और इसकी मिसाल जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं। आप आने वाले
जो लेक्चर्स हैं उनमें इंशाल्लाह ताला हम उनको डिस्कस भी करेंगे तफसील के साथ। अब ऑर्गेनेली सेल है, नेक्स्ट है सेल। ऑर्गेनेली असेंबल्स टुगेदर एंड फॉर्म सेल्स। यही ऑर्गेनेली असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर मिलकर एक सेल बनाते हैं। और सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है, यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे कि हर एक चीज़ की कोई ना कोई यूनिट होती है, तो ऐसे ही हम देखते हैं कि एक इमारत है, ये इमारत जो है किस चीज़ की बनी हुई है? ये ईंट की बनी हुई है। अगर ईंटों को हम निकाल दें तो पूरी इमारत गिर जाएगी। तो यूनिट क्या है इसका? ईंट। तो सेम तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? वो सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनेली में पहले भी मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन। जैसे हमारे अंदर इंसानों के लिए, तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पेशलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ ये इसको हम एनर्जी हाउस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ रेस्पिरेशन होती है, एनर्जी पैदा होती है और सेल का पावर हाउस है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम इज स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बनाने के लिए, यूँ समझ लें कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, तो ये सेल के अंदर मुख्तलिफ़ काम जो होते हैं, परफॉर्म होते हैं, उनमें ये अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट में ये है सेल। सेल क्या है? सेल जो है यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसमें क्या होता है? इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है विद इन द सेल। सेल के अंदर मुख्तलिफ़ काम जो सर अंजाम दिए जाते हैं, वो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनेलीज़ जो हैं वो अपना काम सर अंजाम देते हैं। इन मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आप देखें और प्रोटिस्ट में देखें, तो ऑर्गेनिज़म जो हैं इसमें जो जानदार होते हैं वो मोस्टली सिंगल सेल होते हैं। जानदार क्या होते हैं? सिंगल सेल्स होते हैं। और जबकि फंजाई, एनिमल और प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिज़म जो हैं वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स के बने होते हैं, ट्रिलियन ऑफ सेल्स के बने होते हैं। तो ये हमारा जो लेवल था ये एंड पजीर हुआ है, अख्ताम पजीर हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है टिशू लेवल। टिशू लेवल में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। ठीक है, क्या होता है टिश्यूज़ में कि एक जैसे सेल जो होते हैं वो मखसूस होते हैं और ख़ास किस्म की परफॉर्मेंस के लिए मुख्तलिफ़ सेल्स मिलकर एक ही किस्म की परफॉर्मेंस सर अंजाम देते हैं, एक ही किस्म का फंक्शन सर अंजाम देते हैं। इसको हम कहते हैं टिश्यूज़। यानी मुख्तलिफ़ सेल्स मिलते हैं और मिलकर ख़ास किस्म के सेल ख़ास किस्म के फंक्शन के लिए टिशू बना देते हैं। इसकी मिसाल एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ हैं जो कि पौधों में पाए जाते हैं। एपिडर्मस आमतौर पर जो बाहर वाले टिश्यूज़ होते हैं, किसी भी जैसे पत्ता है उसमें, जड़ में जो बैरूनी टिश्यूज़ होते हैं वो एपिडर्मस के होते हैं। इसके बाद है एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ में नर्वस टिश्यूज़ हैं जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ नर्वस सिस्टम हमारा चल रहा है। मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं मसल्स के लिए काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ काम जो मूवमेंट है वो सारी की सारी मसल्स के ज़रिए होती है। ठीक है, तो मसल्स जो हैं सेल जो हैं वो मस्कुलर टिश्यूज़ कहलाते हैं एनिमल टिश्यूज़ के। नेक्स्ट लेवल जो है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल।
तो हमने एक बार मैं फिर समरी कर देता हूँ। सबसे पहले सब एटॉमिक लेवल था और उसके बाद मालिकुलर लेवल के बाद ऑर्गेनेली, उसके बाद और सेल लेवल आया, उसके बाद ऑर्गन टिश्यूज़ आए, उसके बाद ऑर्गन आए और अब ऑर्गन सिस्टम आया है। ऑर्गन जो है more than one type of tissue having related functions are organized together and make a unit। क्या होता है कि एक से ज़्यादा किस्म के टिश्यूज़ जो हैं वो आपस में रिलेशन के ज़रिए काम सर अंजाम देते हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं इकट्ठे और एक यूनिट की शक्ल में काम करते हैं। इसको हम ऑर्गन कहते हैं। यानी मुख्तलिफ टिश्यूज़, एक जैसे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बना देते हैं। यूँ समझ लें आप आसानी के लिए। इसकी एग्ज़ाम्पल के अंदर स्टमक है। स्टमक का काम जो है, इसका काम है मोस्टली डाइजेशन, ठीक है। इस काम के लिए एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं जो, और इसके अलावा ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ में ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, एक गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये प्रोटीन के डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। मस्कुलर टिश्यूज़ भी होते हैं इसी स्टमक के अंदर। उनका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। जो वाल्स हैं स्टमक की वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करती हैं, खुराक को ग्राइंड करती हैं, जिसके नतीजे में खुराक जो है वो बारीक ज़र्रों में या बारीक होने में आसानी होती है उसको, और उसके बाद उसको हाजमा में मदद मिलती है। तो ये देखें इकट्ठा काम करते हैं ये टिश्यूज़ मिलकर, एपिथेलियल टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़ ये मिलकर काम करते हैं और स्टमक का काम आसान करते हैं, जिसका काम मेन काम प्रोटीन की डाइजेशन है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। तो इसको आप समझ लें कि मुख्तलिफ ऑर्गन जो हैं वो इकट्ठे परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करके एक फंक्शन सर अंजाम देते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। इसकी मिसाल है डाइजेस्टिव सिस्टम की है, जिसमें हमारा ओरल कैविटी है, स्टमक है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अलावा लीवर है, पैंक्रियाज है। ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं और ये इकट्ठे मिलकर हमारी खुराक जो हमने मुंह के ज़रिए लेते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद उसको ब्लड में शामिल करते हैं, जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो ये काम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है और इसके पार्ट्स जो हैं, इसके जो ऑर्गन हैं उसमें ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियाज और ये सब मिलकर एक सिस्टम बना देते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन, इसमें ज़्यादातर जो अगर हम इम्तहानी नुक्ता निगाह से देखें तो ऑर्गन की डेफिनेशन आ सकती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन आ सकती है और इसमें आप एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म इंडिविजुअल ऑर्गन। क्या होता है कि मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज होकर एक इंडिविजुअल बना देते हैं या एक ऑर्गनिज़म बना देते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल है इंसान की। अब इंसान हम देखते हैं कि जब उसने कोई काम, मिसाल के तौर पर उसने एक रेस लगानी है, ठीक है, या एक बैट्समैन है वो क्रिकेट खेल रहा है, जब वो बॉल आती है तो जो बॉल आती है तो वो उसको शॉट लगाता है, तो उसके तमाम एज़ा, तमाम सिस्टम उसकी हेल्प करते हैं इस काम के लिए। यानी उसकी सेंसेस उसको देख रही हैं, उसने देखना है कि जो बॉल आ रही है सबसे पहले उसने देखना है कि जो बॉलर है वो उसको इन स्विंग करवाने की कोशिश करेगा या आउट स्विंग करवाएगा, फिर उसको देखेगा जैसी बॉल पड़ती है बाहर निकलेगी तो उसने कैसे खेलना है। अगर उसके बल्ले पर आ रही है बॉल तो वो कोशिश करेगा उसको शॉट मारेगा,
और ग्राउंड से बाहर फेंकेगा, उसमें उसके बाजू, उसकी टांगें, उसके मसल्स, ये सारे काम, उसकी आँखें, उसके सेंसेस, एवरीथिंग जो है वो काम कर रही होती है, वो मिलकर काम करती है बतौर इंडिविजुअल लेवल के। तो इस तरह ये इंडिविजुअल लेवल है। इसमें जो अगर डेफिनेशन आएगी तो ये इंडिविजुअल लेवल की आएगी, उसकी एग्जांपल आप दे दीजिएगा। इसके बाद पॉपुलेशन लेवल है। पॉपुलेशन लेवल के अंदर नंबर 7 के ऊपर है ये, और इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट सेम प्लेस इन सेम टाइम। इसमें आपने अहम चीज़ें देखनी हैं कि ये बहुत ही अहम है, कई बार पेपर में आ चुकी है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जानदारों का एक ग्रुप, ठीक है, ऑफ सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ होगी, ठीक है, लोकेटेड एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पर वो रहने वाले होंगे और एक ही वक्त में, तो हम कहेंगे ये उसकी पॉपुलेशन है। आपको मज़ीद मैं समझाता हूँ मिसाल के ज़रिए कि अगर पाकिस्तान में 2010 के अंदर 173.5 173.5 मिलियन पीपल जो थे वो मौजूद थे इन 2010 के अंदर, तो ये उनकी जो है पॉपुलेशन होगी। इसी तरह मिसाल के तौर पर लाहौर है। लाहौर में मिसाल के तौर पर 2021 के अंदर जो लोगों की तादाद है जनवरी के माह में फ़र्ज़ कर लें वो कितनी है, जितने वो लोग होंगे, या एक स्पेशल हम डेट भी कर सकते हैं मिसाल के तौर पर कि 10 जनवरी को कितने लोग थे, ठीक है, वो उनकी पॉपुलेशन होगी इंसानों की। अगर हम इसी तरह एक बफेलोज़ की बात लें या काउस की बात लें कि वो उस लाहौर शहर के एरिया में कितनी होंगी, अगर मिसाल के तौर पर वो 10,000 हैं तो उनकी पॉपुलेशन उस वक्त 10 जनवरी को 10,000 होगी। तो ये जो है पॉपुलेशन लेवल कहलाता है। तो अब हम आते हैं नंबर 8 है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में क्या होता है? कम्युनिटी लेवल इज़ द assemblage of different population interacting with one another within the same environment। इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ पॉपुलेशन जो हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, एक तामुल होता है, जिसके नतीजे में और एक ही एनवायरनमेंट के अंदर जो कि एक कम्युनिटी लेवल बनाता है। यानी एक यूँ समझ लें जैसे कि जंगल है, जंगल की हमने एग्जांपल भी दी हुई है। एक जंगल के अंदर हम देखते हैं बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, उसमें बहुत से पौधे भी होते हैं, उसमें फूलदार पौधे भी होते हैं, उसमें बग़ैर फूल वाले भी होते हैं, फिर उसमें जानवर हैं, परिंदे हैं, उसमें बाज़ औक़ात इंसान भी होते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ या पॉपुलेशंस फॉरेस्ट के अंदर मौजूद होती हैं और वो क्या बनाती हैं, एक कम्युनिटी लेवल बना देती हैं। नेक्स्ट है कि इसके कितनी अक़साम होती हैं? इसकी 2 अक़साम हैं। तो एक जो है इसमें कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। नंबर 1 के ऊपर कम्प्लेक्स कम्युनिटी, इसकी मिसाल फॉरेस्ट और पॉन्ड है, मैंने पहले दी है। इसमें क्या होता है कि नंबर एंड साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ अनलिमिटेड। इसमें कोई लिमिट नहीं होती साइज़ की, पॉपुलेशन की, ना उसकी तादाद की। बहुत सारी पॉपुलेशन, जैसे जंगल मैंने बताया, जितना बड़ा जंगल होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा कम्युनिटीज़ होंगी, उतनी ही ज़्यादा पॉपुलेशंस होंगी, ठीक है। इस तरह पॉन्ड है, पॉन्ड भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है, ठीक है। उसमें आप पॉन्ड एक बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी लेवल है, क्योंकि इसके अंदर भी मछलियाँ भी हो सकती हैं, इसमें छोटे पौधे हैं, इसमें बड़ी मछलियाँ भी हैं, इसके अलावा इसके अंदर कछुए हो सकते हैं, तो और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी भी पाए जा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी की मिसाल है पॉन्ड। नेक्स्ट है सिंपल कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी में क्या होता है? नंबर 2 है, ये एक छोटी सी कम्युनिटी हो सकती है, जैसा कि
फॉलन लॉग है, एक गिरी हुई लकड़ी है, दरख्त है जो पड़ा हुआ है और वहाँ पर कुछ जानदार उसको खाते हैं और कुछ उसके ऊपर ज़िंदा रहते हैं। तो ये एक छोटी कम्युनिटी की मिसाल है, लिमिटेड होती है। इसमें नंबर एंड साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड, इसमें तादाद जो होती है पॉपुलेशन की वो महदूद होती है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आखिरी लेवल के ऊपर, इसको हम बायोस्फीयर लेवल कहेंगे। बायोस्फीयर क्या लेवल क्या होता है? द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जानदारों की कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, हम उसको बायोस्फीयर कहते हैं। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर जानदारों की कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। इसकी मिसाल, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इकोसिस्टम, कि ज़ाहिरी बात है इसमें जितने भी इकोसिस्टम मौजूद हैं वो सारे के सारे एक बायोस्फीयर लेवल बना रहे हैं। और ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ, यानी कि वो जोन है, वो इलाका है जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो लेक्चर था काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, क्योंकि कोशिश मेरी यही थी कि इस लेक्चर के अंदर मैं तमाम के तमाम जो टॉपिक है उसको कवर कर सकूं। तो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जो मुश्किल हो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, तो उससे मुझे बेहतरी करने में, आपको समझाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप ज़रूर इसको, हमारा चैनल जो है ख़ज़ाना, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, क्योंकि इससे आप लोगों को, वैसे तो हमने तो यही समझा है कि इसको हमने बतौर सदका जारिया शुरू किया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, अपने दोस्तों को, क्लास फेलोज़ को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कर देना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।